परमवीर ने लिखा है, गुरुदेव, अतीत से जो विवाह करने का ढंग चला आ रहा था, आज की युवा पीढ़ी उसको लगभग नकार चुकी है। आज जिस तरह की वैवाहिक व्यवस्था से लोग जुड़ रहे हैं वो भी अस्थिर सी जान पड़ रही है। स्वस्थ समाज में वैवाहिक संबंध कैसे होंगे, क्योंकि इस महत्वपूर्ण संबंध के आसपास ही समाज के अन्य संबंध भी विकसित होते हैं। कुछ कहें प्रभु। परमवीर जी, इस पर हमने बात की थी पहले, जब इस श्रृंखला की शुरुआत की तो विवाह का इतिहास उस पर बात की, विवाह की घटना कैसे सामने आई, कैसे विकसित हुई, उस पर बात की। विवाह का जो घटनाक्रम है वो मनुष्य का आविष्कार है। विवाह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कहीं से दैवी ढंग से बन के चली आई है। मनुष्य अपने विकास क्रम में आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे उसने तमाम चीज़ों को विकसित किया, संबंधों के तमाम धरातलों को, और उसमें ही ये एक घटना आई विवाह की। इसके ऐतिहासिक प्रसंगों पर इस समय नहीं जाएंगे, लेकिन जैसा कि लिखा है कि युवा पीढ़ी उसके प्रचलित स्वरूप को करीब करीब नकार चुकी है और आपको लगता है कि भविष्य क्या होगा और इसके आसपास संबंध विकसित होते हैं। सारी बातें सही हैं। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है और ध्यान देने की है वो ये है कि हमको किसी भी व्यवस्था को बहुत स्टैटिक, स्थिर नहीं बना के रखना है। व्यवस्थाओं में एक नेचुरल इवोल्यूशन, एक सहज विकास होता रहे, वो बेहतर है। तो विवाह की घटना भी ऐसी है कि जिसको हम निरंतर सुधारते रहें, विकसित करते रहें, उसके बुरे पहलुओं को हटाएं, उसके अच्छे पहलुओं को शामिल करें, विश्लेषण करें, विमर्श करें, देखें, समझें। ऐसा नहीं कि बस ऐसा होता आया है तो ऐसा ही होगा। हर पीढ़ी अपने अपने ढंग के प्रश्न खड़े करती है और आज की पीढ़ी अपने ढंग के प्रश्न खड़ी कर रही है, आगे आने वाली पीढ़ी अपने ढंग के प्रश्न खड़े करेगी। तो ये सब व्यवस्था चलेगी और उस पर ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पहली चीज, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तो है नहीं विवाह। विवाह उसके जीवन में एकमात्र घटना है, और वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति शांत, प्रसन्न और स्थिर जीवन जीना चाहता है और नैसर्गिक रूप से लोग साथ में रहना चाहते हैं। स्त्री पुरुष उनका आपस में प्रेम है तो वो भी साथ में रहना चाहते हैं। परिवार की व्यवस्था इसी से विकसित हुई थी, परिवार और परिवार के बाद विवाह। और इस बात को समझना चाहिए, और मैंने जब इतिहास पे बोला था परिवार की तो सारी बातें समझाई ही थी। परिवार पहले विकसित हुआ है, विवाह बाद में आया। परिवार एक सामुदायिक जीवन है जहाँ पर लोग साथ में रहना शुरू करते हैं, सीखते हैं। मनुष्य अब सीख चुका है, तो परिवार भी बने रहेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार की किसी सिटिंग्स में कहा था कि कम्यून का एक प्रयोग हुआ, वो भी असफल हो गया। कि विवाह में ना जाकर लोग साथ साथ रहें स्त्री पुरुष, और उनको एक सामूहिक रूप से विकसित होने दिया जाए, बच्चों की जिम्मेदारियां भी उस तरह से, तो वो व्यवस्था असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? इसलिए क्योंकि व्यक्ति नैसर्गिक रूप से साथ में रहना चाहता है। स्त्री पुरुष साथ में गहराई से जीना चाहते हैं। मनुष्य पशु से परमात्मा तक की यात्रा है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। मनुष्य एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमें समझना अति आवश्यक है। उसके भीतर वो सारी यंत्रणा है, वो सारा मैकेनिज्म है जो पशुओं से आता है। उसके भीतर वो सारी संभावना भी है जो उसे परमात्मा बनाती है, उस तरफ ले जाती है। परमात्मा अर्थात
एक मुक्त स्वतंत्र चेतना में जीने वाली सत्ता। मनुष्य इन दोनों ध्रुवों के बीच डोलता है। विवाह में हम उस संभावना को तलाशते हैं जहां पर हम इन दोनों ध्रुवों में किसी तरफ भी जा सकते हैं। आज की पीढ़ी जो आपने लिखा है निश्चित ही प्रयोग कर रही है। कुछ प्रयोग लोग ऐसे करते हैं अज्ञानतावश जो पहले ही असफल हो चुके हैं। कुछ प्रयोग आगे जाकर एक नया रूप लेते हैं। पहली चीज तो देखिए, आज की जनरेशन में जो आई है और वो शुभ है कि विवाह कोई बाध्यता नहीं। पहले की जनरेशन में क्या था कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसके विवाह की तैयारी शुरू, बल्कि लोग विवाह उसका फिक्स ही कर देते थे। तमाम जगहों पर पैदा हुआ और विवाह फिक्स हो गए। तुम्हारे यहाँ लड़की हुई, हमारे यहाँ लड़का हुआ, फिक्स हो गया। अब क्या है कि ये व्यवस्थाएं तो बदलनी ही थी, तो बदलाव आ रहा है। व्यक्ति के सामने प्रश्न होता है क्यों। अब इस क्यों को पूछने से पुरानी पीढ़ियां बचती रहीं। उनको लगा क्यों मत पूछो, जो चल रहा है उसको चलने दो। तो अब बच्चे पूछेंगे। और फिर व्यक्ति चाहता क्या है, वो एक आनंदित जीवन चाहता है, प्रसन्नता और शांति से भरा जीवन चाहता है। वो कोई इस अभियान के लिए तो आया नहीं है इस संसार में कि विवाह करना है, बच्चे पैदा करने हैं, परिवार बढ़ाना है और मर जाना है, इसलिए तो आया नहीं। वो इसलिए है इस जीवन में कि वो अधिक से अधिक शांत और प्रसन्न जीवन जीना चाहता है। और फिर जब अपने आसपास के लोगों को देखता है, अपने माता पिता को देखता है और लोगों को देखता है, तो उसके अंदर तमाम प्रश्न खड़े होते हैं। उसको दिखता है कि क्या ये लोग सचमुच में वैसा जीवन जी पाए हैं या जी रहे हैं। तो फिर उसके अंदर विद्रोह भी आता है और नए प्रयोग करने की आकांक्षाएं भी आती हैं। बदलते हुए समय में मैं समझता हूं कि एक एनलाइटेंड सोसाइटी, एक जागृत समाज की तरफ हम बढ़ेंगे। पशु और परमात्मा के बीच की जो ये यात्रा है ये चलती रहेगी, क्योंकि लोग अनेक अनेक तलों पर अलग अलग होंगे। कोई सारे लोग एक साथ तो चल नहीं रहे होंगे। अभी ही अगर मान लो हमारे सामने 50 लोग हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, तो उन 100 और 50 लोगों में भी क्या होगा, कोई बिल्कुल अभी पशु से शुरू कर रहा होगा, कोई उस पशु से थोड़ा आगे जा रहा होगा, कोई मनुष्य होने की तैयारी में होगा, कोई मनुष्य के मूलभूत स्वभाव को अपने अंदर आत्मसात कर रहा होगा, और कोई परमात्मा की तरफ यानी कि अपनी संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा होगा। इतने इतने भिन्न तल हैं लोगों में, तो हम सबको एक साथ नहीं डाल सकते। विवाह में दुर्घटना क्या हुई है, और ये इस दुर्घटना ने ही विवाह की संस्था को चकनाचूर भी किया है, जो कि आगे भी चकनाचूर करती जाएगी। हम देखते ही नहीं व्यक्ति की चेतना का तल, उसकी आंतरिकता, उसकी संभावना। हम तो दो लोगों को बस साथ में जोड़ देना चाहते हैं, चलो साथ में। अब वो कंपेटिबिलिटी, वो जो सहयात्रा होनी चाहिए, वो तमाम जगहों पर आती ही नहीं। और सहयात्रा का बस वो एक पाश्विक तल आ जाता है। पाश्विक निंदात्मक शब्द नहीं है, पाश्विक का अर्थ जो बिल्कुल बंधन में बंधा हुआ, यांत्रिक है, बिल्कुल मैकेनिकल है। शादी होगी, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों को पाला जाएगा, बड़ा किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आगे चला दिया जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे, मर जाएंगे, खत्म, द एंड। सारे पशु लोग यही कर रहे हैं। तो विवाह में इस चीज का अब टूटना तो तय था ही। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होगा, और बच्चों में भी देखा जाए, हर बच्चे, हर युवा पीढ़ी, पूरी युवा पीढ़ी ही वैसा कर रही है, ऐसा कभी नहीं होता। जिसको हम युवा पीढ़ी कहते हैं उस पर भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। युवा पीढ़ी में भी कुछ लोग होते हैं जो आगे जा चुके होते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन कुछ युवा पीढ़ी भी अभी बड़े प्राचीन काल में रह रही होती है। कभी कभी तो उस युवा पीढ़ी में ही ढूंढने जाएंगे तो कुछ आदिम काल में ही रह रहे होते हैं। तो हर युवा पीढ़ी के अंदर वो बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं। कुछ प्राचीन, आदिम
और कुछ बिल्कुल अधुनातन, हर चीज़ में वो चल रहे हैं, हर धरातल पे चल रहे हैं। तो जो आज के आधुनिक मन के करीब युवा आ चुका है, वो निश्चित ही विवाह के नए रूप तलाशना चाहेगा। नए रूप यही होंगे कि व्यक्ति साथ साथ विकसित होने का आयोजन करेगा। एक है साथ साथ बंधना और एक है साथ साथ मुक्त होना। दो चुनाव व्यक्ति के पास है। हम साथ जिए और बंधते चले जाएं। विवाह ने अभी तक यही आयोजन किया है। कुछ बंधन नैसर्गिक होते हैं, फिर कुछ बंधन वो आविष्कार करता है अपने मोह के, ममता के, अपने अहंकार के, अपने स्वार्थ के, और उलझता चला जाता है। इसीलिए अगर परिवारों को देखें तो परिवार स्वार्थ के, अहंकार के बिल्कुल फैक्ट्री के रूप में बन गए। वहाँ से बोध की किरणें फूटें, कोई समझ का आलोक आए, ऐसा ना होकर परिवारों में जड़ता, मूढ़ता, स्वार्थ, अहंकार सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि वो खड़े ही उस बात पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही बात है। तो उस युवा पीढ़ी में ये विचार आना स्वाभाविक ही है कि हम साथ साथ मुक्त होने के लिए आगे जाएंगे, साथ साथ बंधने के लिए नहीं। बंध लिए, बहुत बंध लिए, क्या करना है अब। ये साथ आना थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये साथ आना लोगों के अपने नॉर्म पर, पुराने नॉर्म पर फिट नहीं होगा। विवाह की देखिए आज के रूप में अगर अहमियत देखी जाए तो उसकी केवल एक वैधानिक लीगल अहमियत हो गई है। मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लीगल अहमियत भी होनी चाहिए, नहीं तो उससे भी बहुत व्यवहारिक अड़चनें खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए लिव इन को मैं बहुत वेलकम नहीं करता, मुझे वो बहुत योग्य नहीं लगती व्यवस्था, क्योंकि लिव इन भी एक तरह से फ्लॉप हो चुकी व्यवस्था है, वो प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा है। विवाह में अगर दो लोग साथ में रहना चाहते, जाइए आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। कानूनी प्रावधान आ जाने से क्या होता है, व्यवहारिक सुरक्षा मिलती है दोनों। अन्यथा विवाह का एक ही स्वरूप होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहने की निष्ठा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, और एक दूसरे के साथ जो हमको हार्मनी महसूस होती, बस उसके कारण ही साथ में रह रहे हैं, और कोई बात हमको रहने के लिए बाध्य नहीं करती। अगर हमारा प्रेम ही हमको साथ में नहीं रख सकता तो हम क्यों रह रहे हैं साथ में। सुविधा के लिए रह रहे हैं लोग, सहूलियत के लिए रह रहे हैं, तमाम कन्वीनियंस के, तो ये तो पुरानी पीढ़ी में चलता ही रहा। आज की पीढ़ी उसको इनकार करे। और विवाह में जो हमने एक आर्थिक पक्ष को डाला था, जैसे जैसे युवा पीढ़ी आर्थिक रूप से सक्षम होगी, लड़कियां भी सक्षम होंगी, तो स्वरूप तो बदलना ही है। पहले उसको स्थिर बनाए रखने के लिए समाज ने क्या प्रयोग किया कि जो स्त्री है उसको स्टैटिक बना दो। स्टैटिक इसलिए बना दो, पहले तो देखिए शिक्षा पर भी कितना बंधन था, बामुश्किल फिर स्त्रियों की शिक्षा शुरू हुई, फिर स्त्रियों का जॉब करना, व्यवसाय, धन अर्जन करना, इस पर भी कितनी रोक टोक रही, वो भी अब शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत मात्रा में शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी शुरू हो गया है, बहुत एक अच्छी मात्रा में वो शुरू हो चुका है। इसका परिणाम क्या होगा कि पहले स्त्री जो इन मामलों पर साथ में रहने के लिए बाध्य थी कि जाएंगे कहाँ, हमारे सिर पे छत नहीं होगी तो क्या होगा, कैसे सर्वाइवल होगा। पुराने विवाह में स्त्री को हमने इतना विवश बना दिया था कि वो ऐसा, उसके लिए कोई उपाय नहीं था। अब जब वो स्त्री भी सक्षम है तो उसको इस मामले में तो आप बंधन में नहीं डाल सकते। तो नई व्यवस्था तो आएगी, फिर नए ढांचे आएंगे, नए स्वरूप आएंगे, और ये होना ही चाहिए था। क्योंकि विवाह में हम प्रेम की चर्चा तो करते रहे, लेकिन प्रेम हमेशा दो बराबर के लोगों में होता है। प्रेम उन दो लोगों के बीच में होता है जो हर रूप में एक दूसरे के बराबर है। अन्यथा क्या होता है कि जाने अनजाने एक्सप्लॉयटेशन, शोषण शुरू हो जाता है।
तो पुरानी परंपरा में यही चला आया, लोग बच्चे उसको देख रहे हैं, देख के फिर वो नई चीज़ तलाशेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आश्वस्त रहिए और देखिए धीरे धीरे पीढ़ियाँ, समाज और बदलते हुए सारे जो अंतर जगत और बाहर जगत के ढांचे हैं वो कुछ नया रचेंगे और शायद वो पहले से ज़्यादा सुंदर होगा।